हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने पिछले 2-3 साल में जो एसएससी की विभिन्न एग्ज़ाम्स हुई हैं उसमें से चुने हुए हैं, ताकि आप ये जान पाएँ कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अभी क्या ट्रेंड है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, और उसी अनुरूप आप अपनी तैयारी कर पाएँ। लगभग रीजनिंग के हर टॉपिक के प्रश्न हमने इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है, ताकि आपकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे ढंग से शुरू हो पाए। आप जानते हैं एसएससी ने अभी एक रिवाइज्ड एग्ज़ाम कैलेंडर इशू किया है आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। अब जो सबसे पहले एग्ज़ाम होने वाली है वो लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद जून के पहले सप्ताह में जेई की एग्ज़ाम होने वाली है। उसके बाद जुलाई के पहले सप्ताह में सीएचएसएल की एग्ज़ाम होगी, और उसके बाद अन्य एग्ज़ाम्स भी इस वर्ष के अंत तक कंडक्ट करवा ली जाएंगी। तो अगर समय के दृष्टिकोण से हम देखें तो हमारे पास सिर्फ अब 2 महीने का समय बचता है पहली परीक्षा, और हमारे पास इन 2 महीने के समय अंतराल के बाद हमारे सामने होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इस समय का सदुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के वीडियो देखें, और हमारी तैयारी जितनी ज़्यादा मजबूत होगी हम परीक्षा में उतने अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। 2 महीने का समय दोस्तों पर्याप्त समय होता है सीएचएसएल जैसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अगर आप दिन में रोज़ 4 से 5 घंटे भी बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो आप सीएचएसएल में काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेंगे। हमारे चैनल पे अभी हमने रीजनिंग से संबंधित प्रश्न होस्ट किए हुए हैं, जिसमें सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, रेलवे वगैरह की एग्ज़ाम्स के रीजनिंग के प्रश्न हमने इंक्लूड किए हुए हैं। हमने सब्जेक्ट वाइज वीडियोस भी बनाए हुए हैं, जिसमें टॉपिक वाइज आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल मिलेगी। हर एक प्रॉब्लम पे हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाए हुए हैं। हर एक वीडियो में हमने 10, 15, 20 प्रश्न हल किए हुए हैं। आप इन सब वीडियोस को देख सकते हैं। आगे चल के हम हमारे चैनल पे वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी करंट अफेयर की तैयारी भी और अच्छे से हो पाए। आइए दोस्तों, अब आज के वीडियो के प्रश्नों को हम देखते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो नंबर सीरीज से संबंधित है। देखिए, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। जब भी नंबर सीरीज से या नंबर से संबंधित प्रश्न आता है, हमको संख्याओं के बीच का अंतर देखना होता है। संख्याओं के बीच में अगर अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा ना हो तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से सिंपल ट्रिक से ही मिल जाता है। संख्याएं अगर एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही हो तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस की बजाय गुणा या भाग से या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलता है। अब देखते हैं यहाँ पे इनके बीच के में कितने का अंतर है। 337 और यहाँ दिया हुआ है 354, 337 और 354। तो ये कितने का अंतर हो जाता है? 37 से लेके 54, मतलब ये +17 का अंतर हो गया। अब देखिए 354 से 373, ये कितने का अंतर हो गया? 354 से 373, मतलब ये +19 का अंतर हो गया। 373 से 394, मतलब ये कितने का अंतर हो गया है? +21 का अंतर हो गया। 394 से 417, 17 और 6 23, ये 23 का अंतर हो गया। कैसा श्रृंखला आगे बढ़ रही है? 17, 19, 21, 23। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे +25 हो जाएगा। मतलब 17, 19, 21, 23 इस प्रकार से श्रृंखला आगे बढ़ी है, तो यहाँ पे +25 हो जाएगा। 417 में अगर हम 25 जोड़ दें तो हमको 442 मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आया हो और आपको ये ट्रिक पसंद में आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप Q1 यस करके कमेंट कीजिएगा। Q1 लिखिएगा, डैश करके यस लिखिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करते हैं तो हमको इस प्रकार का कंटेंट आपके पास लाने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और नई प्रेरणा मिलती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को देखिए, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जो इस प्रकार की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब पाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं, उन सभी दोस्तों के साथ इन प्रश्नों को, इन वीडियोस को शेयर कीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। देखिए, रिटेल को इस प्रकार से लिखा गया है, पुलिस को इस प्रकार से लिखा गया है, हार्बर को कैसे लिखेंगे? जब भी अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आता है तो हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की मदद लेनी होती है। हम हमारे
पुराने वीडियोस में भी प्लेस वैल्यू को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास डेडिकेटेड वीडियो है प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट के लिए। आप चैनल में अल्फ़ाबेट सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है उस पर जाके देख सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में हमने काफ़ी लंबे लंबे वीडियो बनाए हुए हैं और इस प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। एक बार मैं ब्रीफ में डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ABC इस से लेके XYZ तक अल्फ़ाबेट के 26 लेटर होते हैं, ये सब हम जानते हैं। हम फर्स्ट सीरीज़ की प्लेस वैल्यू उसकी इस प्रकार से लिखते हैं, A के लिए लिख देते हैं 1, B के लिए लिख देते हैं 2, C के लिए लिख देते हैं 3। इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए X हो जाता है 24 पे, Y हो जाता है 25 पे और Z हो जाता है 26 पे। सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू हमको कभी कभी इसकी भी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, जब हम Z के बाद फिर से ABC लिखना चालू कर देते हैं, A को 27 पे लिख देते हैं, B को 28 पे लिख देते हैं, तो ये सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू कहलाती है। A हो गया 27, B हो गया 28, C हो गया 29 और यही क्रम आगे जारी रहता है। अपोजिट पेयर का कॉन्सेप्ट हमको इस्तेमाल करना पड़ता है कभी कभी, जब दो लेटर दिए हुए हों और उनकी प्लेस वैल्यू का जो जोड़ है, योग है, अगर वो 27 हो तो वो एक दूसरे के अपोजिट पेयर कहलाते हैं। जैसे कि C और X को देखिए, C होता है 3 पे, X होता है 24 पे, दोनों को जोड़ने पे मिलता है 27। आप देखिए इसी प्रकार से अगर हमको DW हो तो D होता है 4 पे और W होता है 23 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलता है 27। तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर कहलाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मुख्यतः हमारे काम में आते हैं अल्फ़ाबेट से संबंधित प्लेस वैल्यू के प्रश्न हल करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिटेल, RETAIL। इसको कैसे कोडित किया गया है, इसको कोडित किया गया है FNQWJ। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं जल्दी से। R होता है 18 पे, E होता है 5 पे, T होता है 20 पे, A होता है 1 पे, I होता है हमारा 9 पे और L होता है 12 पे। इसी क्रम को आगे जारी रखते हैं। F हो जाता है 6 पे, N हो जाता है हमारा 14 पे, Q हो जाता है 17 पे, W हो जाता है 23 पे, J हो जाता है 10 पे और Y हो जाता है 25 पे। देखते हैं 18 से 6 पे, पहले वर्टिकली करके देखते हैं। 18 से 6 पे आए मतलब -12 हुआ, 5 से लेके 14 पे आए मतलब +9 हुआ, 12 से 17 मतलब -3। यहाँ पे तो हमको कोई लॉजिक वर्टिकली नहीं दिख रहा है। जब वर्टिकली नहीं दिखता है तो हम डायगोनली चलते हैं। 18 से लेके 25 पे आए मतलब +7 हुआ, 5 से लेके 10 पे आए मतलब +5 हुआ और 20 से लेके 23 पे आए मतलब +3 हुआ। इस प्रकार से भी नहीं मिल रहा है। हाँ, एक चीज़ देखिए, इसको इस प्रकार से देखिए, 20 से लेके अगर हम 25 में ये डॉटेड लाइन बनाऊँ, 20 से 25 पे आए मतलब +5 हुआ, 5 से लेके 10 पे आए मतलब ये +5 हुआ, 18 से लेके 23 पे आए मतलब +5 हुआ। इसी फैशन में अगर यहाँ पे देखें तो ये 1 से लेके 6 पे आए मतलब +5 हुआ, 9 से लेके 14 पे आए मतलब +5 हुआ और 12 से लेके 17 पे आए तो +5 हुआ। तो डायगोनली इस प्रकार से यहाँ पे ये एक पैटर्न बन रहा है। देखिए पुलिस में भी यही है क्या, POLICE। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको कैसे लिखा गया है, NHJUTQ। इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं जल्दी से, 16, 15, 12, 9, 3, 5। अब इसको कैसे लिखा है, 14, 8, 10, 21, 20 और 17। फिर से वही 3-3 के डायगोनल में दिया हुआ है, 12 से 17, 15 से 20, 16 से 21, 9 से 14, 3 से 8 और 5 से 10, +5 हुआ है यहाँ पे। हार्बर में भी यही लॉजिक लग जाएगा दोस्तों। अब देखिए HARBOUR, 3-3 के पेयर में चलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले हम। तो B हो जाता है 2 पे, O हो जाता है हमारा 15 पे, U हो जाता है 18 पे, U हो जाता है 21 पे और R हो जाता है 18 पे, H हो जाता है 8 पे, A हो जाता है 1 पे और R हो जाता है 18 पे। अब कैसे चला है ये, जो पहले से तीसरा है वो आखिरी वाला बनता है। तो 18 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 23। 23 मतलब W। तो हमारा जो उत्तर होगा वो W से शुरू, W पे अंत होगा। तो ऑप्शन नंबर 2
रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, एक में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 6, 6 मतलब F, तो एफ डब्ल्यू दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। H है, H में 5 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, H में 5 जोड़ देंगे तो मिलता है 13, और 13 पे क्या मिलता है, M, तो MFW अंत के 3 लेटर होंगे, MFW ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको उस आकृति को पहचानना है जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे हमको 4 आकृति अलग अलग दी हुई है, और इसमें कौन सी वाली आकृति इन बाकी 3 से भिन्न है वो हमको हमारे उत्तर के रूप में चुनना है। अच्छा, उससे पहले वाले इस प्रश्न में देखिए यहाँ पे है ना, एक चीज़ हमको ध्यान देनी है, यहाँ पे ये हार्बर की जो स्पेलिंग होगी वो HARBOR है, यू नहीं है यहाँ पे। तो क्योंकि उत्तर में भी जितने भी सब ऑप्शन हैं वो सब 6 लेटर के ही हैं, तो HARBOR है, UR नहीं होगा, ये टाइपिंग एरर है दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए, अब वो वाला चिन्ह जो इससे संबंधित नहीं है, पहले वाले ऑप्शन को देखिए, एक यहाँ पे पेंटागन दिया है, उसके अंदर स्क्वायर दिया हुआ है। पेंटागन में कितनी भुजाएं होती है, 5, और अंदर वाली आकृति में कितनी भुजाएं हैं, 4। बाहर वाली आकृति देखिए, यहाँ पे क्या है, पेंटागन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5, और नीचे अंदर दिया हुआ है हेक्सागन, मतलब षटभुज, मतलब 6 भुजाएं हो गई। बाहर वाली आकृति इसमें है एक चतुर्भुज, मतलब 4 भुजाएं, और अंदर है एक त्रिभुज, मतलब 3 भुजाएं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेक्सागन, षटभुज, यहाँ पे 6 भुजाएं, और यहाँ पे 5 भुजाएं। तो पहले में, उसके बाद तीसरे में, उसके बाद चौथे में जो बाहर वाली आकृति है वो एक ज़्यादा है अंदर वाली आकृति से। अगर अंदर वाली उसमें भुजाओं की संख्या एक ज़्यादा है अंदर वाली आकृति में भुजाओं की संख्या में, अंदर वाली में अगर x है तो बाहर वाली में x+1 है, लेकिन इसमें देखिए बाहर वाली में कम है और अंदर वाली में ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। देखने में ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा सरल होते हैं, लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशन स्किल्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो जब ही डेवलप होगी दोस्तों जब आप ऐसे प्रश्नों की अथाह प्रैक्टिस कर लेंगे, कम से कम 200-300 ऐसे प्रश्न आप हल कर लेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो कमेंट में क्वेश्चन 3 और यस कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को अपने कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई आपका कॉमन ग्रुप हो उस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है। प्लस का अर्थ डिवाइड है, गुणे का अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, तो हमको इस समीकरण को हल करना है। पहले लिख लेते हैं क्या है, प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पे डिवाइड करना है। उसके बाद गुणे का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ है माइनस करना। उसके बाद क्या कहा गया है, माइनस का अर्थ है गुणे का माइनस। उसके बाद डिवाइड का अर्थ है प्लस करना, डिवाइड का अर्थ है प्लस करना, और उसके बाद है माइनस का अर्थ है गुणा करना। माइनस का अर्थ क्या है, गुणा करना। तो अब इस कोड के हिसाब से, नए वाले कोड के हिसाब से हम इस समीकरण को लिख लेते हैं। 91 है, प्लस की जगह पे क्या लिख देंगे, डिवाइड, डिवाइड लिख दिया, तो ये हो गया 13। फिर माइनस है, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा 8, गुणे की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -37, और फिर डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड की जगह आ जाएगा प्लस 44। अब बॉडमेस नियम से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। बॉडमेस नियम क्या होता है हम जानते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे फिर ऑफ करेंगे, ब्रैकेट भी नहीं ऑफ भी नहीं, अब तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13, 13 सती 91, 7 आया, 7 गुणित 8 -37 प्लस 44, इसको हल कर लिया, ये हो गया 56, प्लस हो गया ये 44 को आगे लिख लेते हैं, -37, इन दोनों का आपस में जोड़ दें पे ये क्या मिलता है, 100 - 37, 100 - 37 क्या होता है, 63 होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो आपको 12 से, ये प्रश्न या इससे मिलता जुलता प्रश्न आता है तो 12 से 15 सेकंड में ऐसे प्रश्न को हल कर लेना चाहिए दोस्तों। देखिए परीक्षा हमेशा कभी भी आपके
नॉलेज लेवल के साथ साथ आपके एटीट्यूड को टेस्ट करती है। कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है वो आपके एटीट्यूड की जांच करती है दोस्तों, मुख्य रूप से, साथ ही आपके नॉलेज की भी। नॉलेज अगर हम आपको या कोई भी परीक्षा में आपको ये बोलें कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, तो हर कोई, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी परीक्षा देने वाले हैं, सब इस प्रश्न को हल कर देंगे। लेकिन बात ये होती है कि आप निश्चित समय सीमा में, जो आपको कहा गया है कि 60 मिनट में आपको 100 प्रश्न हल करने हैं, उस समय सीमा में इन प्रश्नों को हल कर पाते हैं कि नहीं और सही हल कर पाते हैं कि नहीं। तो उसी से आप समझ में आता है कि आप कितना मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, कितनी जल्दी क्विक डिसीजन ले सकते हैं। और इसी आपकी एबिलिटी का जो एग्जामिनर है वो टेस्ट लेता है कि आप अंडर प्रेशर कितना जल्दी सही निर्णय ले पाते हैं। क्योंकि जब आप इस प्रकार की ड्यूटी में चले जाएंगे, जब आपको ये ड्यूटी मिल जाएगी, तो आपके पास हर समय ऐसे चैलेंजेस आएंगे जब आपको एक फ़ैसला लेना होगा उस स्थिति के अनुरूप। उस फैसला लेने की क्षमता की आपकी परीक्षा है, ना कि आपके नॉलेज की परीक्षा है। नॉलेज तो एक पार्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने प्रेशर सिचुएशन में उस कम से कम समय में सही निर्णय कैसे लिया। उस बात की एबिलिटी का विकास हमको करना है, ताकि हम इस परीक्षा में तो अच्छा स्कोर कर पाएँ, जब हम इस जॉब को पा लेंगे या हमारी चाहने वाली जॉब की में पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पे भी हम अच्छा काम कर पाएंगे। आगे चलते हैं। एनालॉगी का प्रश्न है अब ये हमारे पास। अब देखिए, ये एनालॉगी का प्रश्न है। इसमें इन दोनों संख्याओं के बीच में जो संबंध है पहली और दूसरी में, इसी प्रकार तीसरी और चौथी में जो संबंध है, उसी के आधार पे हमें पांचवी से छठी संख्या ज्ञात करनी है। नंबर से संबंधित प्रश्न जब भी आता है, हमें या तो प्लस या माइनस से हमारा उत्तर मिलता है, या फिर स्क्वायर या क्यूब या गुणा या भाग से। संख्याओं को ध्यान से देखने पे हम पाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ 10, यहाँ पे दिया हुआ 17। 10 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 9 धन 1। 17 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 16 धन 1। अब 9 क्या होता है? ये होता है 3 का वर्ग धन 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 का वर्ग धन 1। इसी क्रम को यहाँ पे आगे जारी रख के 50 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 का वर्ग धन 1। और 65 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 का वर्ग धन 1। तो 3 4 7 8, 26 क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 का वर्ग प्लस 1। तो प्लस 1 यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 का वर्ग प्लस 1, मतलब 6 6 36 और 1 37। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन स्किल के बेसिस पे हमने ये सवाल हल कर दिया, क्योंकि ऐसे प्रश्न में अगर हम को ये प्रैक्टिस नहीं होगी तो हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ सकता है। परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो आइडियली आपको 12 से लेके 15 सेकंड में ये प्रश्न हल कर देना चाहिए। अगर आपको ये लॉजिक या ये जो कॉन्सेप्ट हमने लगाई है वो ट्रिक समझ में आई है और अच्छी लगी है, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में Q5 और यस कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। सिलोजिज्म का प्रश्न है। कौन कौन से? ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसके बाद में ये 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो हम इसके इन 3 स्टेटमेंट्स के बेसिस पे क्या करेंगे? इन 3 स्टेटमेंट्स के बेसिस पे वेन डाइग्राम बनाएंगे। ऑल एक्टर्स आर गोल्ड, ऑल एक्टर्स आर गोल्ड है, तो एक सर्कल हम बना लेते हैं एक्टर्स का। ये हो गया एक्टर्स, ये सभी गोल्ड है तो ये गोल्ड वाले सर्कल में आ जाएंगे, ये हो गया गोल्ड। उसके बाद क्या कहा गया है? ऑल गोल्ड आर हाउसेस, ऑल गोल्ड आर हाउसेस, तो गोल्ड किसके अंदर आ जाएगा? हाउसेस के अंदर आ जाएगा, ये हाउसेस हो गया। उसके बाद क्या कहा गया है? ऑल रूम्स आर हाउसेस, ऑल रूम्स आर हाउसेस, तो रूम कहाँ पे हो सकता है? रूम यहाँ पे हो सकता है, ये रूम हो सकता है। दूसरी संभावना क्या हो सकती है? दूसरी, ये तो पहली संभावना हो गई, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि ये रूम यहाँ पे हो, गोल्ड के साथ ओवरलैप कर रहा हो, ये दूसरी संभावना हो गई। और तीसरी संभावना क्या हो सकती है? ये रूम एक्टर्स के साथ भी ओवरलैप कर रहा हो। ये 3 संभावना हो गई। तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए हमारे कंक्लूजन को, जब भी हम उसे सही मानेंगे। अब क्या कहा गया है? सम गोल्ड आर रूम्स, ये गोल्ड है और रूम है। देखिए, इन दोनों कंडीशन में तो ये गोल्ड और रूम यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, दूसरे में भी कर रहे हैं, तीसरे में भी कर रहे हैं, लेकिन पहले में नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको हम निश्चित रूप से नहीं मान सकते। दूसरे में चलते हैं। सम रूम्स आर एक्टर, सम रूम्स आर एक्टर्स,
वो सिर्फ तीसरे वाली कंडीशन में दिख रहा है हमको, दूसरी और पहली में नहीं दिख रहा है, क्योंकि रूम पहली वाली में तो बाहर है, दूसरी वाली में एक्टर्स और इनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये भी निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते। तो दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, गेट को इस तरीके से लिखा है, आइडल को इस तरीके से लिखा गया है, तो मिल्क को कैसे लिखेंगे, GATE। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 7, 1, 20, 5। कैसे कोडित किया गया है, JOFB। जे होता है हमारा 10 पे, ओ होता है 15 पे, एफ होता है 6 पे और बी हो जाता है 2 पे। वर्टिकली देखते हैं, 7 से 10 पे आए मतलब +3 हुआ, 1 से 15 पे +14 हुआ, 20 से लेके 6 -14 हुआ और 5 से 2, ऐसे तो नहीं मिल रहा है। डायगोनली देखते हैं, डायगोनली देखें तो ये कितना हो जाता है, 7 से लेके 2 पे आए मतलब -5 हुआ, 1 से लेके 6 पे आए मतलब ये +5 हुआ, 20 से लेके 15 पे आए ये -5 हुआ और 5 से लेके 10 पे आए तो ये +5 हुआ। डायगोनली -5 +5 हुआ है। आइडल को देखिए, IDLE 9, 4, 12, 5। इसको कैसे कोडित किए गया है, JGID के रूप में। J हो गया हमारा 10 पे, G हो गया 7 पे, I हो गया 9 पे और D हो गया 4 पे। डायगोनली देखिए, 9 से 5, 9 से 4 -5, 4 से 5, 4 से 9 +5, 12 से 7 -5 और 5 से 10 +5, -5 +5 हो रहा है। मिल्क को देखते हैं कैसे लिखा गया है, MILK। 13, 9, 12 और ये हो जाता है 11। हाँ, अब ये क्या हो जाएगा, आखिरी वाले में +5 हो रहा है तो 11 में 5 जोड़ने पे क्या मिलेगा, 16, 16 मतलब P। उत्तर हमारा P से शुरू होगा, ये कैंसिल हो गया। इसमें -5 कर देंगे तो -5 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 7 मतलब G, PG किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में Q7 और यस लिखिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ऑड वन आउट का प्रश्न है। 4 यहाँ पे नंबर पेयर दिए हुए हैं, हर एक में एक एक नंबर पेयर है, जो भिन्न है वो ज्ञात करना है। संख्याएं देखिए, संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं। सबसे पहले 837, 948, 800 से 900 और 37 से 48। 37 से 48 मतलब कितने का, 11 का अंतर हो गया, और 800 से 900 मतलब 100 का। तो ये कितने का अंतर हुआ, इनके बीच में 111 का अंतर हुआ। 671 से 782, 71 से 82 मतलब यहाँ पे भी 111 का अंतर हुआ। 456 से 765, 400 से 700 मतलब ये 300 का अंतर हुआ, और 56 से 65 मतलब 309 का अंतर हुआ इनके बीच में। 258 से 369, 200 से 300 100 हुआ, और 58 से 69 मतलब 11 हुआ। तो देखने पे ही समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 ही ऐसा है जिसमें 111 का अंतर नहीं है संख्याओं के बीच में, वो बाकियों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो 15 से 20 सेकंड में आपको ये प्रश्न आइडियली हल कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज़ का प्रश्न है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली लेटर क्लस्टर हमको ज्ञात करना है। जल्दी से हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, HCE, उसके बाद क्या दिया हुआ है, MHJ, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है TOQ, फिर है VQS, फिर है WRT। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, मैं इधर सामने लिख देता हूँ इनकी प्लेस वैल्यू, 8, 3, 5। फिर हो जाता है M मतलब 13, H हो जाता है 8 और J हो जाता है 10। फिर तो ये सब क्वेश्चन मार्क हैं तीनों, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क। TOQ मतलब 20, 15, फिर ये हो जाता है 17। फिर है VQS, V हो जाता है 22, Q हो जाता है 17 और S हो जाता है 19। और अंत में देख लिए WRT, W मतलब 23, R मतलब 18 और T मतलब 20।
अब देखते हैं 8 से 13 पे आए मतलब +5 हुआ। वर्टिकली देखते हैं, यहाँ पे तो नहीं, 20 से लेके 22 मतलब +2 हुआ, और 22 से 23 मतलब +1 हुआ। 15 से 17 +2, 17 से 18 +1, 17 से 19 +2, और 19 से 20 +1, 5 से लेके 10 मतलब +5, और 3 से लेके 8 मतलब यहाँ पे भी +5 हुआ है। तो अगर यहाँ पे x हैं तो +5 +2 +1, यहाँ पे अगर +4 हो जाए और यहाँ पे +3 हो जाए तो हमको एक सिमेट्री मिलती है। ये +5 +4 +3 +2 +1, ये हो गया +4, ये हो गया +3, ये हो गया +4, और ये हो गया +3। तो अगर 13 में हम 4 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 17। 18 में 8 में 4 जोड़ दें तो हमको मिलता है 12, और 10 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको मिलता है 14। इनके लेटर लिख लेते हैं, क्योंकि अब देखिए 17 में 3 जोड़ा ये 20 मिला, 12 में 3 जोड़ा ये 15 मिला, और 14 में 3 जोड़ा ये 17 मिला। इस लॉजिक का यहाँ पे पालन हो रहा है, मतलब हमने जो लॉजिक लगाया था वो सटीक बैठ रहा है। तो 17 पे हमको मिलता है Q, 12 पे हमको मिलता है L, और 14 पे हमको मिलता है N। QLN ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो आपको लगभग 30 से 35 सेकंड में ये प्रश्न हल कर लेना चाहिए। वो आप जब ही कर पाएंगे जब आपको ये प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंठस्थ हो, आपने काफ़ी ज़्यादा कम से कम 300-400 प्रश्नों पर इसकी प्रैक्टिस की हो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया हो तो कमेंट में Q9 और यस लिखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए एनालॉगी का प्रश्न है, इन दोनों के बीच में संबंध है उसी के आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला वर्ड हमको ज्ञात करना है। पल्प और पेपर। पल्प हम जानते हैं लुगदी जिससे पेपर बनता है उसको कहा जाता है, लुगदी से पेपर बनता है, पल्प से पेपर बनता है। तो शुगर केन हम जानते हैं क्या होता है? गन्ना, गन्ने से क्या बनेगा ये हमको ज्ञात करना है। तो पल्प रॉ मटेरियल है और उससे क्या बन रहा है? पेपर बन रहा है। तो शुगर केन, गन्ना रॉ मटेरियल है। अब ऑप्शन में से देखते हैं उससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बन सकता है? एग नहीं होगा, जैगरी, हाँ जी जैगरी, गुड़ बनता है गन्ने से, तो गुड़ बन सकता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। मिल्क नहीं बन सकता, ग्रेप्स नहीं बन सकते। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगर ये लॉजिक पसंद आया हो तो कमेंट में Q10 और यस लिखिएगा दोस्तों। ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अन्य वीडियोस भी देखिए चैनल के, जो आपकी रीजनिंग की तैयारी को एक संपूर्णता प्रदान करेंगे। थैंक यू।